जब मार्केट ओवरऑल डाउन हो तो हम उन स्टॉक्स को देखते हैं जो अपने मोमेंटम को बनाए रखते हैं, क्योंकि जब मार्केट रिबाउंड करेगा ये स्टॉक्स अपने सॉलिड टेक्निकल्स के साथ और ज्यादा शाइन करेंगे। तो चलिए आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जो काफी साल से कंसोलिडेशन में थे और अब इन्होंने नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन एज पर डाउ थ्योरी एक ऐसा कैटलिस्ट है टेक्निकल एंगल से जहां स्टॉक अच्छा मोमेंटम दिखाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट कंपनी। हमारी पहली कंपनी है मन्नापुरम फाइनेंस। पहले जानते हैं कि मन्नापुरम फाइनेंस करती क्या है। 1949 में शुरू हुआ मन्नापुरम फाइनेंस एक एनबीएफसी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इनका कोर बिजनेस है गोल्ड लोन्स, लेकिन साथ ही ये माइक्रो फाइनेंस, होम लोन्स, व्हीकल फाइनेंस और एमएसएमई लेंडिंग भी ऑफर करते हैं। आज के टाइम पे मन्नापुरम के पास 5000 प्लस ब्रांचेस हैं अक्रॉस इंडिया। कंपनी के वैसे मल्टीपल सेगमेंट्स हैं, बट लेट्स सिंप्लीफाई इन टू कैटेगरीज। बिजनेस सेगमेंट्स, पहला गोल्ड लोन्स एंड अदर्स। मन्नापुरम इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड लोन एनबीएफसी है और यही सेगमेंट इनके 74% रेवेन्यू का सोर्स है। 2015 में ये इंडिया का पहला एनबीएफसी बना जिसने ऑनलाइन गोल्ड लोन यानी कि ओजीएल लॉन्च किया था। आज ओजीएल का शेयर टोटल गोल्ड एयूएम का 79% है, मेजरली बिकॉज ऑफ एनहांस्ड एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। गोल्ड लोन्स का 63% बिजनेस साउथ इंडिया से आता है और अदर्स कैटेगरी में हाउसिंग फाइनेंस, प्रॉपर्टी लोन्स और कमर्शियल व्हीकल लोन्स आते हैं। दूसरा सेगमेंट माइक्रो फाइनेंस, बाकी का 26% रेवेन्यू यहाँ से आता है। ये सेगमेंट हैंडल करती है इनकी सब्सिडरी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, जो लो इनकम वुमेन को माइक्रो फाइनेंस लोन्स देती है। आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने आशीर्वाद पे टेम्पररी बैन लगाया था ड्यू टू लोन प्राइसिंग वायलेशंस, लेकिन अब ये बैन लिफ्ट हो चुका है और आशीर्वाद ने लोन डिसबर्समेंट्स दोबारा स्टार्ट कर दिए हैं। इस बैन से कंपनी के फाइनेंशियल्स को काफी इम्पैक्ट हुआ था। चलिए इस इम्पैक्ट को थोड़ा डीप में समझते हैं। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 का परफॉर्मेंस थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। श्योर ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू 11% से ग्रो हुआ, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.8% डिक्लाइन देखने को मिला। और जहां एनबीएफसीज का एक मेजर इनकम होता है इंटरेस्ट इनकम, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.4% डाउन रहा। बट इसका रीजन मेन वजह थी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का वीक परफॉर्मेंस, जिसमें आरबीआई बैन का डायरेक्ट इम्पैक्ट था। इस सेगमेंट के वीक होने का असर पैट पर भी पड़ा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट 51% से गिर के 3761 करोड़ पे आ गया। एक और मेजर रीजन था फॉल इन प्रॉफिट्स का, वो था प्रोविजंस का शार्प जंप, जो कॉर्पोरेट बोरोवर के डिफॉल्ट के चलते प्रोविजंस एक साल में 4x से बढ़ गए। पट Now that microfinance segment is back, तो सिनेरियो बदलने की उम्मीद है। टेक्निकल एनालिसिस भी देखते हैं। स्टॉक 2021 से लेके 2025 मार्च तक एक बड़े कंसोलिडेशन पीरियड में था और हर बार 215 से 220 लेवल से रिजेक्शन फेस कर रहा था, लेकिन रिसेंटली पिछले एक महीने में स्टॉक ने 220 के ऊपर क्लोजिंग देकर अपना नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कंक्लूड किया है। एज पर द बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शंस भी देखें तो काफी सालों के कंसोलिडेशन के बाद जब भी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक में मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। स्टॉक करंटली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अप ट्रेंड में है, जो 194 लेवल्स के नीचे इनवैलिडेट होगा। प्राइस एक्शन तो स्टडी कर लिया, अब लेट्स एनालाइज द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस टू। फरवरी 2025 में कंपनी ने ग्लोबल मीडियम टर्म नोट यानी कि GMTN प्रोग्राम के थ्रू $2 बिलियन तक फंड रेज करने का प्लान है टू एनहांस फंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। इसके साथ कंपनी का गोल्ड लोन सेगमेंट में भी काफी प्लान्स हैं। I'll explain। अब कंपनी का AUM स्ट्रक्चर देखें तो कंपनी के टोटल AUM का 55% गोल्ड लोन्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि गोल्ड लोन्स में 15 से 20% एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टिकट साइज। प्लस आरबीआई गाइडलाइंस ने न्यू प्लेयर्स की एंट्री भी थोड़ी अफेक्ट कर दी है। ये हुई बात ग्रोथ आउटलुक की। अब आगे बढ़े इससे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। लास्ट क्वार्टर मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया कि GNPA या क्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में थोड़ा अपटिक आया है, जैसे कि आशीर्वाद सेगमेंट, हाउसिंग या व्हीकल सेगमेंट। इन ग्राफ्स को देखें तो क्लियरली एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। पर क्यों? कंपनी का कहना है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड बोरोवर्स को केटर करते हैं, प्लस वेदर इश्यूज और रिटेल सेगमेंट के माइक्रो लेवल चैलेंजेस की वजह से इंपैक्ट सबसे पहले यही होता है। लेकिन जनवरी के बाद से कलेक्शंस इंप्रूव हो रहे हैं, जो आगे के लिए पॉजिटिव साइन हो सकता है। अब कुछ रेशियोज पे नजर डालते हैं। कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 30% है, जो मतलब है कि
कंपनी के पास अपने रिस्क को कवर करने के लिए अपने टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स का लगभग 30% कैपिटल अवेलेबल है। दूसरी तरफ कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो इज 1.56, वेल विद इन इंडस्ट्री पीबी ऑफ 1.57, प्लस कंपनी का कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी 1.5 साल में 10% से गिरा है एज ऑफ सितंबर 24। बट इज एवरीथिंग ग्रीन? नॉट रियली। रिस्क, एक प्रोमिनेंट रिस्क ये है कि गोल्ड लोन बुक का 63% अभी भी साउथ इंडिया में बेस्ड है, जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हाईलाइट करता है। आवर नेक्स्ट कंपनी इज HDFC लाइफ। HDFC लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा नाम है जो आपने लाइफ इंश्योरेंस के एड्स में या फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस में जरूर सुना होगा। इसका प्रोमोटर ग्रुप है HDFC बैंक, जिसके पास 50.3% स्टेक है। अगर मार्केट शेयर की बात करें, HDFC लाइफ इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट लाइफ इंश्योरर है विद 11.1% ओवरऑल मार्केट शेयर, विच इंक्लूड्स LIC प्लस प्राइवेट प्लेयर्स, और 15.7% शेयर इन जस्ट प्राइवेट मार्केट। कंपनी का कोर बिजनेस है लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस, जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप प्रोडक्ट्स दोनों कवर होते हैं। इनके पोर्टफोलियो में आपको ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब हम हर एक कैटेगरी का ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, बट एक चीज क्लियर है, कंपनी का ULIPs का शेयर 2 साल में 20% से बढ़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्विटी मार्केट्स के अच्छे परफॉर्मेंस के चलते कस्टमर्स का इंटरेस्ट इन प्रोडक्ट्स में ग्रो हो रहा है। साथ ही ये रहा इनके डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स का ट्रेंड इन द स्नैपशॉट। टेक्निकल एनालिसिस देखें तो स्टॉक को लार्जर टाइम फ्रेम जैसे कि मंथली चार्ट पे एनालाइज करें तो HDFC लाइफ ने अप्रैल एंड में एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक IPO के बाद 330 लेवल से 720 लेवल्स तक ऊपर आ गया था। 2021 में 720 लेवल से रिजेक्ट होकर स्टॉक पिछले 4 सालों से कंसोलिडेशन में ही रहा है और कहीं ट्रेंड नहीं किया। रीसेंट मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने मोमेंटम दिखाया है एज इट ट्रेड्स अबव 720 levels, and as per the characteristics of all-time high breakouts and price action, stock सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा ट्रेंड नए ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देने के बाद ही होता है। करंट मोमेंटम इनवैलिडेट होगा अगर HDFC लाइफ का स्टॉक 650 के नीचे जाए। प्राइस एक्शन तो देख लिया, चलिए अब बिना किसी डिले के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर लेते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स होता है प्रीमियम कलेक्शंस, ऑब्वियसली, एंड फाइनेंशियल ईयर 25 में HDFC लाइफ ने 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ स्ट्रॉन्ग टोटल प्रीमियम पोस्ट किया। इस ग्रोथ के पीछे की ड्राइवर था इंडिविजुअल APE या एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट की 18% ग्रोथ। बट इसका मतलब क्या है? आई विल एक्सप्लेन। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनीज अब ज्यादा इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच रही हैं और इन पॉलिसीज से जो प्रीमियम आ रहा है वो पिछले पीरियड के मुकाबले 18% ग्रो हुआ है, क्योंकि पॉलिसी काउंट 9% और एवरेज प्रीमियम पर पॉलिसी भी 9% बढ़ा है। प्लस न्यू बिजनेस प्रीमियम्स भी 13% से ग्रो हुए, जिसमें टियर 2 या 3 मार्केट से 75% प्लस कंट्रीब्यूशन आया, शोइंग डीपर मार्केट पेनिट्रेशन। प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे फाइनेंशियल ईयर 25 पैट 1802 करोड़ रुपीस रहा, मतलब 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। इसका एक मेजर कंट्रीब्यूटर था बैक बुक प्रॉफिट। बैक बुक प्रॉफिट का 8% जंप, यानी पुरानी पॉलिसीज का रिटर्न्स जनरेशन। चलिए ग्रोथ पोटेंशियल पे नजर डालते हैं। सबसे पहले तो लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अभी भी इंडिया में सिर्फ 2.8% है, which gives significant headroom for long-term growth. New launches like Click to Achieve, PAR and Sanchay Ajeevan Savings and Retirement category को boost कर रहे हैं, driven by rising life expectancy, awareness and changing social dynamics. Plus, कंपनी का major tech transformation initiative है called Project Inspire to improve digital capabilities. Now let's look into some essential metrics जो इंश्योरेंस सेक्टर के एनालिसिस के लिए जरूरी हैं। सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट रेशियो, इट स्टैंड्स एट 99.97%। बट हाई रेशियो मतलब ये नहीं कि सबसे ज्यादा पॉलिसी सेटल की गई हैं, क्योंकि पॉलिसीज कम थी, रेशियो हाई दिख रहा है। इन शॉर्ट लोअर बेस, इसीलिए एब्सोल्यूट नंबर्स में ये 4th पोजीशन पे आता है अमंग लाइफ इंश्योरर्स। नेक्स्ट, एम्बेडेड वैल्यू मतलब सम ऑफ नेट एसेट वैल्यू एंड एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के फ्यूचर प्रॉफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू, ये 17% से इंक्रीज हुई एट ऑलमोस्ट 55,000 करोड़। और फाइनली बात करते हैं परसिस्टेंसी रेशियोज की। इसका मतलब होता है कि कितने कस्टमर्स अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हैं और टाइम पे प्रीमियम भरते हैं। 13th मंथ परसिस्टेंसी 87% है, यानी कि 100 में से 87 लोग अपनी पॉलिसी 13 महीने के बाद भी चालू रखते हैं। और 61st मंथ परसिस्टेंसी 63% है, यानी कि लगभग 5 साल और
61 मंथ्स लेटर एग्जैक्टली 63 लोग पॉलिसी कंटिन्यू रखते हैं। द सॉल्वेंसी रेशियो मतलब कि इंश्योरर कितना केपेबल है अपने क्लेम्स और ऑब्लिगेशंस को कवर करने के लिए। कंपनी का रेशियो अब 194% पे है, लास्ट ईयर से 7% का जंप, और रेगुलेटरी लिमिट ऑफ 150% से काफी कंफर्टेबली ऊपर है। बट कुछ रिस्क भी जानना जरूरी है। मेजर रिस्क है इनका ग्रुप प्रोटेक्शन सेगमेंट। अब ओवरऑल प्रोटेक्शन बुक लगभग 1700 करोड़ पे है, टोटल एपीई का रफली 11%, लेकिन माइक्रो फाइनेंस लोन डिसबर्समेंट्स कम होने की वजह से ये सेगमेंट पहले से ही प्रेशर में है और अगले 1 से 2 क्वार्टर्स में भी रिकवरी की उम्मीद काफी लिमिटेड लग रही है। अब हमारी आखिरी कंपनी प्रिवी केमिकल्स। सबसे पहले समझते हैं कंपनी करती क्या है। प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये एक मिड कैप कंपनी है जो अरोमा और फ्रेग्रेंस केमिकल्स बनाती है। ये इंडिया की लार्जेस्ट अरोमा केमिकल्स मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है, और इनके 10 प्रोडक्ट्स में तो इसका ग्लोबल मार्केट शेयर 20% से ज्यादा है। और ये प्रोडक्ट्स का वेट हल्का नहीं है, दे कंट्रीब्यूट 80% टू देयर रेवेन्यू। अगर आप सोच रहे हैं कि इनका यूज केस कहाँ है, तो ये जाते हैं फ्रेग्रेंसेस, होम केयर, पर्सनल केयर, फार्मा जैसे सेगमेंट्स में। कंपनी की प्रेजेंस 30+ कंट्रीज में है और ये दुनिया की 15+ टॉप फ्रेग्रेंस और एफएमसीजी कंपनीज को सर्व करती है। और इनका कोई फॉर्मल सेगमेंट नहीं है, लेकिन अगर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखें और 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 25 बेसिस, तो पाइनिन कंट्रीब्यूट्स मोस्ट एट 58%, देन आ गया मस्क एंड स्पेशलिटी 23%, फॉलोड बाय दीज प्रोडक्ट्स। अनदर हाईलाइट, इनका सिर्फ 35% रेवेन्यू इंडिया से आता है, बाकी मेजर मार्केट है यूरोप विद 34% और नॉर्थ अमेरिका एट 18%। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंपनी के नंबर्स पे। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे है, ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ। लेकिन इसके पीछे के फैक्टर्स क्या थे? सबसे पहला, प्रोडक्ट मिक्स का चेंज। कंपनी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रही है और इसी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है। इसके साथ प्राइस रिविजन, कंपनी ने Q4 में कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस 7% से 10% तक बढ़ाए, तो टॉप लाइन ग्रोथ में इसका भी इंपैक्ट था। इस ट्रेंड के साथ ऑपरेटिंग मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 25 में 22% था, जो 2 साल के पहले के कंपैरिजन में 10% का जंप है। इस जंप के पीछे का रीजन क्या है? वजह है मटेरियल कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में स्ट्रेट अप डिक्लाइन। कंपनी का कहना है कि इंटरनल स्टेप्स जैसे कि पावर एंड स्टीम का एफिशिएंट यूज, इन वजहों से मार्जिन बूस्ट हुए हैं और इसका सीधा इंपैक्ट प्रॉफिट्स पे भी दिखा। प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2x हो गए फाइनेंशियल ईयर 25 में, जिसमें लो बेस इफेक्ट का भी रोल रहा। टेक्निकल एनालिसिस देखें तो अराउंड 2021 में स्टॉक ने प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया था, काफी सालों के कंसोलिडेशन के बाद। इसके बाद स्टॉक 3x भी हुआ। करंटली भी अप्रैल 25 में स्टॉक ने पिछले 3 साल के कंसोलिडेशन के बाद नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है, क्लोजिंग अबव 1950 लेवल्स। करंट मोमेंटम स्टॉक में इनवैलिडेट होगा अगर स्टॉक 1800 के नीचे जाए। प्राइस एक्शन तो समझ लिया, अब देखते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ आउटलुक क्या है। सबसे पहले प्रिवी का जिवॉर्डन SA नाम की स्विस कंपनी के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 51:49 जॉइंट वेंचर। जिवॉर्डन वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस कंपनी है। इस पार्टनरशिप में 40+ एक्सक्लूसिव अरोमा केमिकल्स डेवलप किए जा रहे हैं। 178 करोड़ रुपीस का कैपेक्स ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है इस इनिशिएटिव में। साथ ही अगले 15 से 18 महीनों में कंपनी का 250 से 300 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान है। ये अमाउंट पिछले साल के रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 17% है। ये पैसा डी बॉटलनेकिंग, फ्लैगशिप प्रोडक्ट कैपेसिटी इंक्रीज और नए R&D प्रोडक्ट्स पे जाएगा। प्लस कंपनी के पास 65 to 70% की हेल्दी ऑर्डर बुकिंग भी है। अब अगर इनकी बैलेंस शीट पे नजर डालें तो कंपनी की लॉन्ग टर्म डेट 500 करोड़ के आसपास है। साथ ही एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कैश कन्वर्जन साइकिल इंप्रूव हुई है, क्योंकि डेज पेबल 25 डेज तक बढ़ गए। अगर रेशियोज की बात करें तो ROCE 2 सालों में 6% से 16% तक इंप्रूव हुआ है। लेकिन कंपनी के हेडविंड्स क्या हैं? सबसे बड़ा हेडविंड हाई इंटरनेशनल एक्सपोजर। अब कंपनी का 65% रेवेन्यू अब्रॉड से आता है, जिसपे ग्लोबल टैक्सेस और रेगुलेशन से नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। इसी के साथ वी कम टू एन एंड। अब अगर मार्केट का सेंटिमेंट डाउन हो तो सिर्फ स्टॉक्स के मोमेंटम के बारे में भी सोच लेना। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा मोमेंटम स्टॉक सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा। फॉर मोर सच इनसाइट्स, कीप फॉलोइंग एंड कीप ग्रोइंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.